नमस्ते बच्चों, अभी के समय में जबकि हमारे पास साधन और सुविधाओं का काफ़ी अभाव है, कमी है, अचानक इस तरह की जो महामारी है जिससे हम सभी ग्रसित हैं, वैसी स्थिति में हम शिक्षकगण भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उसी तरह से सहयोग करेंगे, यानी जो हम लोग बता रहे हैं उस पर अमल करेंगे और उस तरह से बढ़िया ढंग से आप भी पढ़ाई करेंगे। अब मैं पढ़ाई की बात करती हूँ। भाषा अभ्यास में पाठ 2 मैंने करवा दिया है पहले, चूँकि पाठ 1 मुझे अभी उपलब्ध नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने पहले पाठ 2 करवा दिया। आज मैं पाठ 1 भाषा अभ्यास का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पाठ को आप लोगों को बताऊंगी, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे है। बच्चे, जिस तरह से मैं पाठ करवा रही हूँ, आप लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठेंगे ताकि जिसे लिखना है आप लोग लिखते चलेंगे। तो कॉपी और पेन जब भी मैं अभ्यास करवाऊंगी आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। देखिए, जैसे इस पाठ में आपको अनुस्वार, अनुनासिक और र के रूप और नुक्ता और पठित काव्यांश, इन 5 चीज़ों को पढ़ना है। अब देखिए प्रश्न में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध नगा पाएंगे। इसमें पंछी अनुस्वार वाले वर्ण है, प पे अनुस्वार है, पिंजर में भी अनुस्वार है, पाएंगे इसमें अनुनासिक है। तो नीचे प्रश्न है कि उपर्युक्त पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुस्वार यानी बिंदु तथा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ छांट कर लिख लेंगे। जैसे अनुस्वार वाले पंछी में अनुस्वार है, पाएंगे में अनुनासिक है, पंछी में यहाँ अनुस्वार है, फिर पिंजरबंध में अनुस्वार है, श्रृंखला में अनुस्वार है और बंधन में अनुस्वार है। ये सब अनुस्वार वाले वर्ण हो गए, इन्हें लिख लेंगे। और फिर अनुनासिक वाले वर्ण जैसे कि पाएंगे, इसमें अनुनासिक है। फिर हाँ, ये अनुनासिक वाले इसमें एक ही वर्ण, एक ही शब्द है, तो इसे आप लिख लेंगे नीचे। चलिए फिर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न में है, उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। जैसे पहला शब्द है अंगूर, इसमें अ के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे हम। फिर संवाद, ख में है चांद, तो चांद में अनुनासिक लगाएंगे, चा के ऊपर अनुनासिक लगाएंगे। ग में आंगन, इसमें भी अनुनासिक लगाएंगे हम लोग, आंगन होता है। फिर घ में संवाद है, स के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, स के ऊपर अनुस्वार। फिर जाऊंगा, ऊ के ऊपर अनुनासिक लगाएंगे हम, ऊ के ऊपर अनुनासिक लगा देंगे। फिर भावनाएं, ए के ऊपर हम अनुनासिक लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे। सांप, सा के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। मंजिल, म के ऊपर अनुस्वार और पसंद, स के ऊपर अनुस्वार। ये बहुत आसान शब्द है, इसे आप लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। अब देखिए, ये जो कोष्ठ में लाल रंग से जो परिभाषा दी हुई है उसे आप लोग निश्चित रूप से याद कर लेंगे। यहाँ भी लिखा हुआ है, याद रखिए। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ये अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला के सभी वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब वर्णमाला का पंचम वर्ण क्या होता है? जैसे क ख ग घ ङ,
पंचम वर्ण हो गया ङ, च छ झ या, फिर र न म, ये पंचम वर्ण होता है, तो उसके बदले अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है वहां अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कटोरी, डरना, स्वर्ण, पर्वत, प्रेम, द्रवित। अब इसमें आप देख रहे हैं कि उपर्युक्त शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ है। कैसे है, यहाँ पूरा र है, यहाँ रेफ है, यहाँ पूरा र है, यहाँ रेफ है। इसको पदेन र कहते हैं और इसको भी पदेन र कहते हैं। अब देखिए, ये पूरा र है, फिर यहाँ रेफ, वहाँ पदेन र। तो देखिए र के इन विभिन्न रूपों के प्रयोग को समझिए। जब र स्वर सहित हो, स्वर सहित का मतलब है कि ये र जो है इसमें र हलंत जोड़ अ है, इसके साथ अ है, इसलिए इसको स्वर सहित कहते हैं। और रेफ जो है इसमें र स्वर रहित है। कैसे, यानी रेफ में आधा र होता है, यहाँ पे हलंत लग जाएगा। ये रेफ का मतलब है कि आधा र इसके साथ और नहीं होता है, इसलिए इसको स्वर रहित कहते हैं। और पदेन र, जब र स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, यानी जिसमें पदेन र लगता है उसके पहले वाला व्यंजन जो होता है वो आधा व्यंजन होता है और र पूरा होता है, इसलिए र स्वर रहित, इसमें र स्वर सहित रहता है, उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित रहता है। कैसे, यहाँ हम देखेंगे, नोट देखें। ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, यदि वे स्वर रहित हो और उनके साथ पदेन र का प्रयोग करना हो तो इसका रूप इस प्रकार होता। खड़ी पाई आप समझते हैं, खड़ी पाई कहते हैं, जैसे क हम लिखते हैं तो क में ऐसे खड़ी पाई देते हैं, इधर ऐसे गोल, और ये क का ये खड़ी पाई है, ऐसे गोल, ये खड़ी पाई हो गया। तो इसमें आप देखते हैं ट्रक जैसे है, इसमें खड़ी पाई नहीं है, सीधे ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे व्यंजन में जिसमें खड़ी पाई नहीं होती है और वे स्वर रहित होता है तो उसके साथ पदेन र, यानी पैर के पास र ऐसे लगता है, जैसे ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र। ट और ड जो है बगैर खड़ी पाई वाला व्यंजन है, तो इसमें पदेन र का प्रयोग होता है। चौथा में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न रूपों का प्रयोग देखिए। उच्चारण के आधार पर यहाँ है धर्म, इसमें म के ऊपर रेफ लगा देंगे। विद्यार्थी, थ के ऊपर रेफ लगा देंगे। राष्ट्र, इसमें ट के नीचे पदेन र हो जाएगा, ट के साथ पदेन र हो जाएगा। शर्म, म के ऊपर रेफ हो जाएगा। ग्रह, ग में पदेन र लग जाएगा। ठीक है। कर्म, अच्छा र तो हम लिए हैं, यहाँ हम करते हैं क्रम, क के नीचे इसमें पदेन र कर देते हैं, क्रम। ठीक है। ड्रामा, ड के नीचे पदेन र कर देते हैं। आशीर्वाद, व के ऊपर हम रेफ लगा देते हैं। व्रत, व के नीचे पदेन र कर देते हैं। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए बोलिए। जरा और जरा, फन और फन, ज ज फ फ। खंड सेकंड में ज और फ उर्दू की ध्वनियां हैं। ज और फन में नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और जरा का थोड़ा सा। तो आप देख रहे हैं, उसी तरह से यानी नुक्ता लगने से शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाना है। तो आप देखेंगे, मैं एक चीज बताती हूँ कि क, ख, ग, ज और फ, ये 5 शब्द में नुक्ता लग के क, ख, ग, ज और फ हो जाता है।
तो इन शब्दों में हम नुक्ता लगाते हैं। जरा में हम नुक्ता लगाएंगे, जरा हो जाएगा, और गज हो जाएगा, गज गज। फिल्म, फिल्म। अंग्रेज, जुल्म, नुक्ता लगा के हो जाएगा। दर्जी, वर्फ, रोजा, शराफत, फर्क, कर्ज, इज्जत। दूसरा वाला जम है, दूसरे जम में हम नुक्ता लगाएंगे। ठीक है बच्चों, सिर्फ दूसरे जम में हम नुक्ता लगाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे, ये काव्यांश जो है ये अपठित होता है, इसको आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो इसको पढ़ेंगे और उसके आधार पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका उत्तर लिखेंगे। तो एक बार आप इसे पढ़ेंगे, जैसे कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं। तो एक बार आप पढ़ेंगे, फिर नीचे आप क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है। तो कोई लहर न रोक सकेगी, यहाँ लहर का अर्थ बाधा और विपत्ति से संबंधित है। ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लहर का अर्थ बाधाओं से संबंधित है। इसी तरह मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं, तो प्रश्न को पढ़ेंगे, ये संकल्पों के सागर हैं और साहस के ध्रुव तारे हैं। ऐसे पढ़ के आप लिखते चलेंगे, इस प्रश्न को आप कर लेंगे आगे पढ़ के। हाँ बच्चे, अब आओ दोहराए वाले जो प्रश्न हैं वो हम अगला वीडियो के भाग 2 में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। धन्यवाद।